हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएक्स अगेन। सो इस सीरीज में जैसा हम जानते हैं कि पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं यूपीपीएससी के। और 2024, 23, 22, 21, 20, ये 5 साल के पीवाईक्यूज को हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 2019 के पेपर को कवर करेंगे। और ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, जरूर उनको भी फायदा होगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, जैसे बीपीएससी में हम लोगों ने कवर किया था, सेम उसी तर्ज पे इसमें ये क्या कवर कर रहे हैं कि एक तो ईयर वाइज कवर कर रहे हैं, साथ में टॉपिक वाइज, ताकि आपको ईयर वाइज में कितना चेंजेस हो रहा है, किस तरह के पैटर्न में बदलाव हो रहा है वो पता लगे। साथ में हर साल जो है ऑन एन एवरेज एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीपीसीएस। ठीक है, इसका भी आइडिया लगे। तो ये दोनों चीजें आपको आइडिया लगेंगी, और साथ में ये भी है कि कितने क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग देख रहे हैं साथ में। तो ये बहुत हेल्पफुल सीरीज रहने वाली है, खासकर जो 12 अक्टूबर 2025 को एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएस का प्री, उसके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन वन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो रूलिंग डायनेस्टी की बात कर रहा है। अच्छा, ये रूलिंग डायनेस्टी ऐसे रैंडमली नहीं पूछा है। ये सारी रूलिंग डायनेस्टी वो हैं जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले किसको कैप्चर किया था? पहले तो गुजरात को कैप्चर किया था। गुजरात में कौन थे? सोलंकी रूलर्स थे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेवाड़, रणथंबोर, मेवाड़ वगैरह, मतलब राजपूताना वगैरह कैप्चर किया था। देन उसके बाद जो है ये दक्षिण में गए। दक्षिण में कौन थे? दक्षिण में सबसे पहले देवगिरी। ठीक है, देवगिरी, देवगिरी में कौन रूल कर रहा था? यादवास। और उनके रूलर कौन थे? यादवास के रूलर कौन थे? ठीक है, यादवास के रूलर थे रामचंद्र। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के सामने, और इवन अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प करी थी साउथ विजय करने, दक्षिण को विजय करने में। तो उसी से खुश होकर इनको राया राया का टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राया राया। ठीक है, राय राय का टाइटल दिया था, और इसका मतलब था किंग ऑफ किंग्स। तो देवगिरी के पतन के बाद जो है अगली बारी आई वरंगल की। ठीक है, वरंगल, वरंगल जो आज के समय आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन है, वहां कौन रूल कर रहा था? काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, इसके रूलर कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, ये भी हार गए थे अलाउद्दीन खिलजी से। और काकतीय डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट है कि जो 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में दिया गया था, वो काकतीय डायनेस्टी के एक टेम्पल को दिया गया था। उन्होंने बनाया था रमप्पा टेम्पल। ठीक है, तो वो रमप्पा टेम्पल के बारे में जाके पढ़िएगा। और रुद्रमा देवी के बारे में पढ़िएगा, काकतीय डायनेस्टी की रुद्रमा देवी थी। ठीक है, उनके ऊपर एक मूवी भी है। तो एक ये है। ठीक है, उसके बाद कोहिनूर डायमंड भी काकतीय डायनेस्टी के पास था। देन इसके हारने के बाद जो है द्वार समुद्र की बारी आई। ठीक है, इसमें नीचे दिया ना द्वार समुद्र। अच्छा, नहीं दिया है। ठीक है, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र यानी जो कर्नाटका वाला रीजन है वो उसको द्वार समुद्र कहते थे। उसमें होयसला वंश का रूल था। ठीक है, उसके रूलर थे आपके वीर बल्लाल, वीर बल्लाल थर्ड। ठीक है, ये भी हार गए थे। इसके बाद जो है फिर पांड्यास की बारी आई। जो आज के समय जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पांड्यास रूल करते थे। उनके रूलर थे वीर पांड्या। ठीक है, ये भी हार गए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इनको जरूर याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे भी पूछा हुआ है कि यादवों के रूलर कौन थे, ककतिया के रूलर कौन थे, इनके नाम भी जरूर याद रखना है। ठीक है, तो पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी की राजधानी कहाँ थी? पल्लव डायनेस्टी की राजधानी थी आपकी ये मदुरई। ठीक है, और उसके अलावा पांड्या की राजधानी थी आपकी ये सॉरी, ये मदुरई। पांड्यास की राजधानी थी आपके कांचीपुरम। यादवास जो है वो देवगिरी में थे। काकतिया जो है वो वारंगल में थे। ठीक है, ये तो है। बाकी सारे भी याद रखने हैं आपको डिटेल में, जो जो मैंने बताया है। इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, आई थिंक आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर क्वेश्चन नंबर टू, अगेन देखिए ये पिछले वाले पेपर में कराया था मैंने, तबकत नसरी मिनहाजुस सिराज, जिसमें था ना कि इनमें से कौन किताब है कौन आदमी, ये फर्क करना मुश्किल था। तो तबकत नसरी मिनहाजुस सिराज की है, ये दिल्ली सुल्तनत के बारे में है। ठीक, फिर तारीख फिरोज शाही, हाँ ये मैं पूछा था पिछले पेपर में कि तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज। ठीक है, ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ है पीवाईक्यूज में। फिर तुगलकनामा, तुगलकनामा किसने लिखी थी? ये लिखी थी अमीर खुसरो ने। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? ये मोरक्को के ट्रेवलर थे, उन्होंने लिखी थी रहला। ठीक है, और इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी, ये दो ऐसे थे जिन्होंने मैड सुल्तान लिखा था, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। और हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, बेगम कौन थी? इनकी बहन थी। ठीक है, हुमायूं नामा उन्होंने लिखी थी। और हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की जो वाइफ थी, ठीक है, उन्होंने क्या करने में हेल्प की थी? उन्होंने जो है वो हुमायूं टॉम को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प की थी।
जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, मोरक्कन ट्रेवलर थे ये, इब्न बतूता, इन्होंने किताब लिखी थी रहला। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्ता सिस्टम। पहले तो इक्ता सिस्टम के बारे में एक चीज देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने दो चीजें शुरू करी थी। एक था इक्ता, इक्तादारी व्यवस्था, एक था चलीसा। ठीक है, जो चहलगनी बोलते थे जिसको, चलीसा। ठीक है, उस इक्ता में क्या था, इक्ता में कुछ नहीं था, इक्तादार अपॉइंट होता था वहां पे, उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सब चीजें जो है उसके हाथ में होती थी। ठीक है, फिर इक्ता को जो है डिसकंटिन्यू किसने किया था, कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया था। और वापस से इसको किसने चलाया, वापस से चलाया फिरोज शाह तुगलक ने। और चलीसा को किसने डिसकंटिन्यू किया था, चलीसा को किसने किया था, बलबन ने डिसकंटिन्यू किया था। क्यों, क्योंकि वो उसी का मेंबर था। और ये सुल्तान बन गया था, तो इसको पता था कि चलीसा का जो पॉलिटिक्स क्या है, तो इसमें से कोई और भी किसी दिन मेरे को उठ के हटा के और सुल्तान बन सकता है, तो चलीसा को ही अबॉलिश कर दिया था। ठीक। तो इकता सिस्टम क्या था, रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, बिल्कुल था। सियासतनामा वाज द सोर्स फॉर द इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिट, नहीं, रिवेन्यू जो है वो पहले इक्तादार खुद रखता था, उसके बाद बचा हुआ हिस्सा जो है वो सुल्तान के अकाउंट में डिपॉजिट होता था। ठीक है, तो यही गलत है। फिर मुक्ति वॉज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम इक्ता। ठीक है, तो मुक्ति जो है क्या होते थे, ट्रूप्स को मेंटेन करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विद रेफरेंस टू हठ योग। हठ योग जो है कौन प्रैक्टिस करता था, नाथपंथी प्रैक्टिस करते थे। और बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा है कि नाथपंथी जो है किस कहाँ पे बिलोंग करते थे। ठीक है, तो नाथपंथी कहाँ बिलोंग करते थे, वो नॉर्थ इंडिया में बिलोंग करते थे। ठीक है, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो नाथपंथी हैं। फिर हठ योग टेक्निक वाज अडॉप्टेड बाय सूफीज, इन्होंने अडॉप्ट किया था, बिल्कुल किया था। और इसको ट्रांसलेट किया था, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, कि पर्शियन में ट्रांसलेट किया था हौजुल हयात या बरहुल हयात, एक ही नाम है इनका। और ओरिजिनल ट्रांसलेशन किसने किया था, रुकनुद्दीन समरकंदी ने। ठीक है, हठ योग का ट्रांसलेशन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने बार बार बताया आपको, सोमनाथ वाला तो जरूर याद रखना है, राग विबोध। ठीक है, कितनी बार बताया। फिर आमिर खुसरो की बहुत सारी किताब बताई मैंने, एक तुगलकनामा है, फिर आशिका है। ठीक है, उसके अलावा नूह सिफिर है, फिर खजैनुल फुतू है, खजैनुल फुतूल में बलबन और उसके बेटे के बीच में जो बातें हुई हैं वो है। फिर तारीख अलाई, ये अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है। ठीक है, सारी बुक किसकी हैं। और नूह सिफिर के बारे में बताया था मैंने, एक उसमें शेर है, अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब अगर धरती पर कहीं जन्नत है, स्वर्ग है, तो वो यही है, यही है, यही है। किसके लिए लिखा था, वो कश्मीर के लिए लिखा था, वो इसी बुक में लिखा था आमिर खुसरो ने। और आमिर खुसरो ने 8 सुल्तान के अंडर में काम किया है। ठीक, बलबन से लेकर आपका घियासुद्दीन तुगलक तक। ठीक। और फिर राग विबोध याद रखना है। फिर मुल्ला दौड़ की चंदायन है, ये 1379 में हिंदी में लिखी हुई बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है दामोदर कवि ने लिखी थी पद्मावती कथा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विद रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो मनसबदारी सिस्टम वाज ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर। ठीक है, मनसबदारी वाज हेरिडिटरी, नहीं, मनसबदारी हेरिडिटरी नहीं था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बताता हूँ आपको। मनसबदारी व्यवस्था पहले तो ओरिजिनल इसके फाउंडर कौन थे, चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, कहीं भी गंगीज खान, कहीं चंगेज खान, कुछ भी लिखा रहता है। ठीक है, और वहां से मंगोलों के पास से जो है वो ये मुगलों के पास गई थी, मुगल जो है भारत में लेके आए थे। ठीक है, अकबर जो है भारत में इन्होंने ऑफिशियली इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था, मनसबदारी व्यवस्था में दो रैंक होते थे, एक होता था जात, एक होता था सवार। ठीक है, जात जो है आपका 10 से लेकर 10,000 तक वेरी करता था। ठीक है, इसके बीच में एनी अकबरी, जो अकबर के ऊपर लिखी गई बुक है, ये किसकी, अबुल फजल की। उन्होंने बोला था इसके बीच में 64 टोटल जो हायरार्की वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब उस समय जो भी ब्यूरोक्रेसी होती थी, जैसे आज के समय आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, तो उस समय की जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, ठीक है, वो होता था मनसबदारी व्यवस्था के अंदर। तो उसमें दो होता था, एक जात होता था, एक सवार। तो मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि कोई 500 रैंक का ऑफिसर है। ठीक है, तो उसकी जात क्या है, 500 है। और उसकी सवार, सवार का मतलब क्या है, जितना उसका जात है उतने ही उसको घोड़े मेंटेन करने हैं। ठीक है, हॉर्सेस मेंटेन करने हैं। तो जात जो है जनरली ग्रेटर देन सवार होती थी। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू सवार, कभी भी सवार जो है जात से ज्यादा नहीं हो सकती थी, मतलब जो उसका रैंक है उतने ही उसको घोड़े मेंटेन करने हैं। इसको चेंज किसने किया था, जहांगीर ने चेंज किया था। मतलब जहांगीर ने क्या किया था, आर्मी को पावरफुल करने के लिए जो छोटे छोटे लेवल पे जो अपने बंदों को इकट्ठा किया, और उनको हाईएस्ट रैंक तो नहीं दे सकता था, लेकिन हाईएस्ट जो है सवार यानी घुड़सवार देना शुरू कर दिए। तो इसके पास जो इसके बंदे थे उसको पावरफुल मिलिट्री हो गई। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो है 10,000 की मनसबदारी जनरली जो रॉयल फैमिलीज होते हैं उनको मिलती थी। एक तो जाट और सवार होता था। दूसरा,
एक ये याद रखना है। दूसरा, इनको जो सैलरीज देते थे, सैलरीज जो है ना दो हिस्सों, दो तरीके से देते थे। एक होता था कैश की फॉर्म में, जिसको बोलते थे नकदी, और एक होते थे जागीर की फॉर्म में। मतलब किस एक पर्टिकुलर एरिया का जागीरदार बना दिया, वहां का रिवेन्यू जो आ रहा है वो सारा एज अ सैलरी जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं जागीरदारी। ठीक है। तो जागीरदार और मनसबदार में फर्क समझ रहे हैं? जागीरदार, मनसबदार कौन है? वो ऑफिशियल है गवर्नमेंट का, और जागीरदार कौन है? जागीरदार वही गवर्नमेंट का ऑफिशियल है जो सैलरी के लिए जिसको जागीर दे दी गई है। ठीक। फिर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। कब कब बना था? तो राबिया दुर्रानी का टॉम, इसको बीबी का मकबरा कहते हैं, इसका फोटो देखिएगा, बीबी का मकबरा। ये डेक्कन का ताज बोलते हैं इसको। तो ये औरंगजेब के समय बना है, औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है। शेरशाह सूरी का टॉम, ये जो शेरशाह सूरी के टाइम बना है, शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड क्या था? 1540 से लेकर 45 के आसपास, तो उस टाइम में बना है। हुमायूं का टॉम अकबर के टाइम पे बना है, ये तो 1560-70 के आसपास में। अटाला मस्जिद जौनपुर वाली, ये किसके टाइम पे बनी है? ये आपकी वहां बनी है, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो अगर रफ टाइम पीरियड का भी आइडिया है, एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है, तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पहले आएगा तो 4, उसके बाद जो है आपका शेरशाह सूरी 4231, 4231 किस में है? बी में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्ट भी दे रखा है यहाँ पे कि 1408 में फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, और नहीं नहीं, इब्राहिम नायब बरबाग, ये स्टेप ब्रदर थे फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है। फिर शेर शाह सूरी का जो टॉम्ब है वो सासाराम में है, वो तो जानते ही हैं। ठीक। बाकी हुमायूं का मकबरा जो है वो उनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। और राबिया दुरानी का टॉम्ब जो है वो क्या है? इसको ताजमहल, वो नहीं, डेक्कन का ताज कहते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड गिवन द पेट्रोनेज टू तानसेन बिफोर अकबर? अकबर से पहले किसने दिया था? राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा। ठीक है। ये है भाटा या रेवा कहते हैं इसको। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में कि तानसेन का टाइटल किसने दिया था? तानसेन का टाइटल दिया था विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? असर्शन और रीजन, कि अकबर लाइक शेर शाह ट्राइड टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ठीक है। एज इन द शेरशाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ द अकबर टाइम वाज दाम। दाम होता था चीफ कॉपर कॉइन। ठीक है, ये भी ठीक है। और रुपया जो चलाया था, रुपया वो भी शेरशाह सूरी के समय चला है। और ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो जो आज के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हालांकि ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों करेक्ट हैं ये। और शेरशाह सूरी का ही जो ज्यादातर रिवेन्यू मॉडल था वो अकबर ने कॉपी किया था, जो टोडरमल थे। ठीक है। टोडरमल जो है वो शेरशाह सूरी के दरबार में थे, उसके बाद फिर अकबर के दरबार में गए थे। ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी पे आ गया, दाम। दाम जो है अभी देखा हम लोगों ने, कॉपर कॉइन है। ठीक है। देसाई जो है वो रिवेन्यू कलेक्टर होते थे, बिल्कुल। दीवान जो है वो क्या होते थे? रिवेन्यू चीफ ऑफ प्रोविंस होते थे, बिल्कुल। और लेकिन जारिब, ठीक है, जारिब क्या होते थे? ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ लैंड, ये लैंड मेजरमेंट का तरीका होता था ये। ठीक है, यूनिट होता था लैंड नापने का। ये टाइप ऑफ टैक्स नहीं होता था। जारिब, जारिब जो है यूनिट ऑफ लैंड होता था। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, जारिब जो है वो इक्वल टू 21,760 फीट दे रहा है, कहीं कुछ और देता है। इस तो इसमें मत जाइएगा, अलग अलग जगह अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग देता है कितने उसका मेजरमेंट होगा। लेकिन जारिब है क्या? यूनिट है लैंड के, लैंड को नापने का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दहसला सिस्टम क्या है? व्हाट इज दहसला सिस्टम? दहसला सिस्टम, और किस राजा के समय में इंप्लीमेंट किया गया था दहसला सिस्टम? ठीक। अच्छा, ये अगर लिख रहे हैं तो एक इजारादारी सिस्टम, इजारादारी सिस्टम, इसको भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, दोनों को लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। कि किसके समय इंट्रोड्यूस किया गया था इजारादारी, और देसला सिस्टम किसके समय इंट्रोड्यूस किया गया था। और हो सके तो इसके बारे में पढ़िएगा भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कुछ लड़ाइयाँ हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, बैटल ऑफ धर्मट आ गया, बैटल ऑफ धर्मट 1658 के आसपास में लड़ा गया था। ठीक है। पिछले पेपर में किया था बैटल ऑफ बिलग्राम, यानी बैटल ऑफ कन्नौज है, ये 1540 में, 1540, और बैटल 1539 में बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई थी। ठीक है। बैटल ऑफ सरनाल जो है 1500 ये 72 में लड़ी गई थी। ठीक है। मोहम्मद हुसैन मिर्जा और अकबर के बीच में। और 1576 में एक और लड़ाई हुई थी, बहुत फेमस है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। और बैटल ऑफ जजाऊ, ठीक है, जजाऊ किसके बीच में लड़ी गई थी? ये जो मोहम्मद शाह फर्स्ट और मोहम्मद आजम शाह, ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद जो इसके बेटे थे जो राजा बनने की लड़ाई कर रहे थे, उसमें इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ाई हुई थी। ठीक है। बैटल ऑफ जजाऊ। तो मोहम्मद शाह फर्स्ट, ठीक है, ये जो है विक्टोरियस हुए थे और ये बने थे राजा।
लेकिन औरंगजेब का टाइम पीरियड ऐसा था कि वो 88 या 89 की ईयर्स के एज में उसकी डेथ हुई थी। तो उसके बेटे थे वो कुछ 64-65 साल के हो गए थे तो उसके मरने के टाइम पे। तो बहादुर शाह फर्स्ट राजा तो बन जाता है, लेकिन वो 1707 से लेकर 1712 5 साल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये लगाएं 1707 में, तो इसका क्या होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। फिर असर्शन रीजन। देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, इसके बारे में डिटेल में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बनाया किसने था? ये जो है विलियम जोन्स ने बनाया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was established in the period of Warren Hastings, and he modestly declined the offer of presidentship of that learned body in favor of सर विलियम जोन्स। ठीक है, इन्होंने कर दिया था। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले पेपर में डिस्कस किया था कि विलियम जोन्स के फेवर में जो है इन्होंने वो गिव अप कर दिया था प्रेसिडेंटशिप को। और विलियम जोन्स ने इसको बनाया भी था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में। ठीक है, बाकी जोनाथन डंकन का देखा था हम लोगों ने कि संस्कृत कॉलेज एट बनारस। चार्ल्स विल्किंस जो थे उन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया था। फिर आर क्या बोलता है कि वॉरेन हेस्टिंग वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड आर्डेंट ओरिएंटलिस्ट हु यूज्ड टू एनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक। ये ट्रू है, ये तो था, आर्डेंट स्कॉलर तो था, लेकिन क्या इसके लिए उसको प्रेसिडेंटशिप को जो है वो गिव अप किया था? नहीं। सर विलियम जोन्स भी अपने आप में एक लेवल क्या वो थे, स्कॉलर थे। इसके लिए उन्होंने गिव अप किया था, सम्मान में उनके। ठीक है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि दोनों ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट देखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था, ठीक है, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। उसी के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया था किसके बीच में? जो शाह आलम द्वितीय था और अंग्रेजों के बीच में। तो इसके बाद दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जो दीवानी राइट्स था वो चला गया था अंग्रेजों के पास। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। ठीक। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से पहले एक देखते हैं, चार एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को मैं AM डब्ल्यू लिखूंगा, एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो पहला लड़ा गया था 1767 से लेकर 1769 के बीच में। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ मद्रास पे खत्म हुआ था। ये ट्रीटी है, मतलब ब्रैकेट में जो लिखा है ट्रीटी है। सेकंड जो हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर, 1780 से लेकर 84 के बीच में लड़ा गया था, और ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे खत्म हुआ था। ठीक। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, वो था 1790 से लेकर 1792 के बीच में, 1792 टू 1792। और वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम पे खत्म हुआ था। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जैसे हम जानते हैं, फोर्थ जो है वो 1799 में लड़ा गया था। और इसी के साथ जो है वो मैसूर टीपू सुल्तान की हार हुई थी, और उसके बाद जो है कोई ट्रीटी साइन नहीं की गई थी, श्रीरंगपट्टनम को सीज कर लिया गया था, मतलब कैप्चर कर लिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है और कुछ, और कौन सी ट्रीटी है? अरे यार ये क्या हुआ, इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ, वो जो मैंने लिखा था सब मिट गया, बट स्टिल याद रखिएगा उसको। फिर उसके बाद और कुछ है इसमें। हाँ, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था, उसमें तीन ट्रीटी हैं इंपॉर्टेंट। एक है 1775 की ट्रीटी ऑफ सूरत, 1776 की ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, और खत्म हुआ था 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ। ठीक। तो सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हैं, उनको याद रखना है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 हो गया। फिर मैंगलोर जो है वो 1784, क्यों? क्योंकि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था। सालबाई जो है 82 हो गया आपका। और मद्रास जो है 69, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इसका आंसर क्या होगा? सी। फिर नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट कब पास हुआ था? 1872 में। और ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा हुआ है, बीपीएससी में ही पूछा हुआ है। नेटिव मैरिज एक्ट किसने पास किया, किसके हेल्प से पास हुआ था? केशव चंद्र सेन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या नाम था? अ, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी हेल्प से किया था इन्होंने। बट इन्होंने खुद वॉलेट कर दिया था अपनी 13 साल की, मतलब इसमें क्या था, 14 साल लड़कियों के लिए और 18 साल लड़कों के लिए मैरिजेबल एज रखी गई थी। लेकिन इन्होंने इसको खुद वॉलेट कर दिया था, अपनी 13 साल की बेटी की शादी करवा दी थी महाराजा ऑफ कूच बिहार से। तो इसी के बाद से इनके कुछ फॉलोअर्स ने जो है वो इनको छोड़ के बनाया, मतलब पंडित विष्णु नारायण शास्त्री वगैरह थे, और दो तीन लोग और थे, उन्होंने मिलकर बनाया साधारण साधारण ब्रह्म समाज। तो इस तरह से बहुत सारे टुकड़ों में बट गया था ब्रह्म समाज। देन क्वेश्चन नंबर 15, ये पबना रिवोल्ट के बारे में बात करता है। पबना आज के समय कहाँ है? पबना आज के समय बांग्लादेश में चला गया। तो 1873 में एका मूवमेंट, मदारी पासी और ने मदारी पासी थे, और साथ में एक थे बाबा रामचंद्र। ये 1921-22 के आसपास में हुआ था। संथाल जो है ये हुल
इसको बोलते हैं 1855-56 में। और इसमें कौन लोग थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो, ये 6 लोग थे। ठीक है, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव तो भाई थे, और फूलो जानो जो है उनकी दोनों बहनें थी। फिर ताना भगत जो यात्रा भगत के लीडरशिप में हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905। ठीक है। लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, बिल्कुल किया था इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने, और इसी के साथ में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था। अ न्यू प्रोविंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम। ठीक है, ये भी कर दिया गया था। ठीक है, इसी के रिस्पॉन्स में जो है स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 7 अगस्त 1905 को। तो 7 अगस्त को इसी के लिए नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। फिर 17 क्या है? फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया था। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को। फिर महात्मा गांधी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930। फिरोज शाह मेहता कब हुए थे? ये अक्टूबर या नवंबर के आसपास में आई थिंक इनकी डेथ हुई थी। नवंबर 1915 में डेथ हुई थी। एक याद रखना है। और गोखले साहब की मृत्यु कब हुई थी? गोखले साहब की मृत्यु हुई थी ये करीब 9 फरवरी 1915। तो अगर याद हो कि 1907 में सूरत सूरत में स्प्लिट हुआ था, किसके बीच में स्प्लिट हुआ था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हुआ था। ठीक है। और 1916 में लखनऊ सेशन में जो है जाके दोनों मिले थे। लेकिन उसके सबसे बड़े विरोधी कौन थे? गोखले और फिरोज शाह मेहता, यही दो जो है सबसे बड़े विरोधी थे। किसके? इसके एक्सट्रीमिस्ट के। तो इन दोनों की मृत्यु जो है वन ऑफ द रीजन बनी कि 1916 में जाके दो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट धड़ा जो है आपस में मिल पाया। ठीक है। और 1916 को जो है प्रिसाइड किसने किया था? अंबिका चरण मजुमदार ने प्रिसाइड किया था। और इसको बोलते हैं कांग्रेस ऑफ टू रीयूनियन। क्यों? क्योंकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट तो साथ में मिले थे, फिर साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी ज्वाइंट सेशन हुआ था 1916 में। ठीक है, तो इसको अरेंज करना हो अगर, तो 4 4 2 1 3। 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3। ठीक है। फिर अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी फिरोज शाह मेहता की? 5 नवंबर को। ठीक है, नवंबर 1915 में। फिर क्वेश्चन नंबर 18। इंडियन नेवी एक्ट। ठीक है, 1927 में करेक्ट है ये। सिविल डिसोबीडियंस वही सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में, ये भी ठीक है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1931 में भी हुआ था, 1930 में भी हुआ था, 31 में और 32 तीनों साल हुआ था। ठीक है, 30 में भी हुआ था और 31 32 में भी हुआ था। 31 में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, और 30 और 32 वाला यानी जो पहला और तीसरा हुआ था उसको बॉयकॉट किया था। फिर कॉमनवेल्थ अवार्ड, ये इसी तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ही एक नतीजा था। कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में, इसको मैकडोनल्ड अवार्ड कहते हैं। तो 1932 में है। इसी मैकडोनल्ड अवार्ड के जवाब में जो है पूना पैक्ट साइन हुआ था, किसके बीच में? गांधी जी और ये आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में। और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था। ठीक है, पूना पैक्ट। इसका आंसर क्या है? डी। देन क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ गया। पूना पैक्ट देखिए हमने देखा था 1932 में। और गांधी विन पैक्ट जो है ये 5 मार्च 1931। ठीक है। इसी के बाद जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 17-18 दिन के बाद, 23 मार्च 1931 को। क्रिप्स मिशन वो 1942 में है, ये तो जानते हैं। सिविल डिसोबीडियंस 1930। सिविल डिसोबीडियंस पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये है सिविल डिसोबीडियंस। इसमें सिविल डिसोबीडियंस है, और ये डांडी मार्च जो है वो भी सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट है। ठीक है, तो अगर इसको अरेंज करना हो तो 4 2 1 3। 4 2 1 3। 4 2 1 3 सी। देन क्वेश्चन नंबर 40। सीआर फॉर्मूला यानी राजा जी फॉर्मूला, श्री राजा गोपालचरी फॉर्मूला 1944 का किसने दिया था? राजा गोपालचरी ने। फिर ट्रायल ऑफ ऑफिसर ऑफ आईएनए, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी 2021 में। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किन ये ऑफिसर्स के नाम दिए हुए थे और ये किससे रिलेटेड है? आईएनए से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड फोर्ट में इनके ट्रायल्स हुए थे। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, राग देश। उसमें एक नारा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर थे, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। सहगल में कौन थे? प्रेम कुमार सहगल, फिर गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। ठीक है, तो ये तीनों के नाम याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 3 कमीशन भी बने थे। उनमें से एक कमीशन था शाहनवाज कमीशन, वो उन्हीं के अध्यक्षता में बना था। शाहनवाज कमीशन 1950 55 या 56 के अराउंड बना था। और एक बना था फिर खोसला कमीशन 1970 में। और एक था मुखर्जी कमीशन। ठीक है, मुखर्जी कमीशन जो है वो 2005 में उन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश की थी। ठीक है, हालांकि बना उससे पहले था, लेकिन 2005 में रिपोर्ट पेश की थी। तो सारे इंपॉर्टेंट कमीशन है सुभाष चंद्र बोस की डेथ को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, उनकी डेथ कब हुई थी मतलब
जो एलिज डेथ डेट है वो 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। फिर महाराजा हरि सिंह ने 1948 में साइन किया था। असेशन ऑफ इंडिया रेटिफाइड बाय द सोवरेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ, ये 1957। अच्छा, ये जैसे अपना 26 जनवरी 1950 को हुआ था इंडिया का, तो ऐसी जम्मू कश्मीर का 26 जनवरी 1957 को हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हुआ था इस टाइम पे, लेकिन रेटिफिकेशन जो है इन्होंने पहले कर दिया था। तो अगर इन दोनों के बीच में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालना हो तो पहले तो ये आएगा, ठीक। तो इसको अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4, ये करेक्टली मैच्ड है, ये मतलब करेक्टली अरेंज्ड है। फिर टेनेंसी एक्ट के बाद रिफॉर्म के बारे में बात करता है कि रेगुलेशन ऑफ रेंट होगा, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा, ये जो लैंड रिफॉर्म हुआ था उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कन्फाइनमेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ टेनेंट, ठीक है, ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसको देखना ही नहीं है। फिर नेशनल कैलेंडर की बात करते हैं। नेशनल कैलेंडर इंडिया का कौन है? राष्ट्रीय शाके, शक कैलेंडर, ठीक। और शक कैलेंडर जो है वो 78 एडी से चल रहा है, यानी 78 एडी से चल रहा है, यानी आज के समय 2025 चल रहा है, तो उसमें 78 माइनस करेंगे तो पता लगेगा कि शक कैलेंडर में कितना, कौन सा ईयर चल रहा है। फिर एक विक्रम कैलेंडर होता है। विक्रम कैलेंडर जो है वो 58 बीसी से स्टार्ट हो गया था, यानी 2025 में 58 ऐड करेंगे, 2083 84 के आसपास, 82 83 के आसपास जो है वो टाइम पीरियड चल रहा है वहां पे। तो नेशनल कैलेंडर क्या विक्रम एरा है? नहीं, शक एरा है। और ये 26 जनवरी जो है 1950 को जो नहीं को नहीं किया गया था। ये कब किया गया था ये अडॉप्ट? ये 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था। बाद में एक फिलोसोफर, जो कमिटी किसने हेड किया था, मेघनाथ साहा, ठीक है, इनके कहने पर, इनके रिकमेंडेशन पर। और चैत्र जो है वो शक कैलेंडर का जो है पहला महीना होता है। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बनाना है भास्कर अब्दा, ये अभी न्यूज में था। भास्कर अब्दा ये भी कैलेंडर है, ठीक है। ये किस राजा से रिलेटेड है, ठीक है, और उस राजा का क्या रिलेशन है हर्षवर्धन से, ठीक है। हर्षवर्धन से किस तरह से रिलेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में डालिएगा आप, ठीक है। और ये किस किसका है ये। देन क्वेश्चन 25, विदर्भ का खजुराहो किसको कहते हैं? ये मार्कंडेश्वर को कहते हैं, बस ये याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। नागर स्टाइल में है। और कैलाश तो जानते हैं, कैलाश तो किसने बनाया था? कैलाश जो है वो कैलाश जो है राष्ट्रकूट किस रूलर ने बनवाया था? आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेट मी सी। कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, राष्ट्रकूट रूलर थे, ठीक है। चलिए बाकी चलते हैं। बाकी जो है भीमाशंकर टेम्पल जो है ज्योतिर्लिंग श्राइन है, कहाँ पे? पूना में है। बाकी मनु देवी टेम्पल जो है वो अदागांव विलेज में है, कहाँ पे? सतपुरा रेंज में। देन क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। द बुक वेणुशिल्प, ठीक है, वेणुशिल्प रिटन बाय चित्रचर्य उपेंद्र महारथी, ठीक है, किससे रिलेटेड है? ये बैम्बू आर्ट से रिलेटेड है। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? सबसे पहले छोटा नागपुर तो सबसे सबसे ज्यादा उसमें आता है, ईस्ट में आएगा, ठीक है। छोटा नागपुर जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो है इनमें अगर देखें तो सतपुरा जो है वो पहले आएगा, सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, तो बी उसका आंसर होगा, ठीक। तो मैकाल जो है रेंजेस जो है वो कैमूर जो बिहार में पड़ता है वहां पे तक भी जाती हैं, तो इसको मैप पे जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। छोटा नागपुर में ही अमरकंटक हिल है। अमरकंटक हिल से दो इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं, सोन और नर्मदा। फिर 28 असर्शन, द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाई इन द हिमालय रीजन, बिल्कुल, क्योंकि वो प्लेट बाउंड्री पे लोकेटेड है ना, इसलिए। और दे आर लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन ऑफ द हिमालय, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। फिर इम्फाल बेसिन, इम्फाल बेसिन जो है वो लेकुस्ट्रीन प्लेन है मणिपुर का, ठीक है। आपको मोलासिस बेसिन के बारे में बताना है कि मोलासिस बेसिन जो है वो किस स्टेट में है, ठीक है। मणिपुर के आसपास वाले स्टेट में ही है, उसको उसके बारे में बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, असोसिएशन रीजन की बात करता है। इंडियन ओशन हैज बीन द मिलिट्री बेसिस ऑफ मैनी बिग पावर, बिल्कुल ठीक बात है भाई। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल बेनिफिट इन इंडियन ओशन एंड एडजेसेंट कंट्री, ये भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हालांकि इसका आंसर में इन्होंने नॉट करेक्ट दे रहा है, लेकिन वही बताया मैंने आपको, ये मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी दे देते हैं कि जिस मर्जी से। लेकिन इसका भाई देखिए, किसी भी कोई भी एरिया में मिलिट्री पावर अपना बेस जो है, मिलिट्री अपना बेस क्यों बनाएगी भाई? उसमें कोई स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल बेनिफिट होगा तभी तो बनाएगी, अपना पैसा खर्च करेगी, बिना मतलब में तो जाएगी नहीं। तो ये करेक्ट रीजन भी है, और रीजन जो है उसको असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है करेक्टली।
तो इसका आंसर जो है ए होना चाहिए। ठीक है, वही ड्यू टू इट्स लोकेशन इट्स जियो पोलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी एडजेसेंट कंट्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज। ठीक है, फॉल्ट वैली ड्रेनेज किसमें है? फॉल्ट वैली आपका सोन में भी है, आपका ये दामोदर में भी है, और नर्मदा भी फॉल्ट वैली ड्रेनेज है। ठीक है, तो इसमें कौन सा दामोदर है? बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इनमें से कौन सी नदी जो है ईस्ट फ्लोइंग है और कौन सी नदी वेस्ट फ्लोइंग है। देन 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन फ्रेश वाटर बट सलाइन वाटर फ्लोइंग द एट द लोअर पार्ट। ठीक है, कौन सी नदी है? लूनी रिवर है। लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? ये अरावली हिल से निकलती है और राजस्थान के जो रेगिस्तान है उसमें जाके गायब हो जाती है। बाकी बराक रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? मेघना रिवर की है। ठीक। घग्गर रिवर भी इसी तरह की है, वो भी जाके यहीं पे गायब हो जाती है थार डेजर्ट में। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 33, विंटर रेन, इसके बारे में बताया था। विंटर रेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है और वो मेडिटेरियन सी से आता है और कहाँ बारिश कराता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा रीजन, दिल्ली, और उसके बाद वेस्ट यूपी। और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ता है ना, वैसे वैसे रेनफॉल कम होने लगता है। लेकिन जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो इंडिया जो अभी के समय चल रहा है, ठीक है, वो कहाँ करता है? वो ईस्ट से वेस्ट में जो है बारिश डिक्रीज होती है वहां पे। तो इसके कहा वेस्ट से ईस्ट में इसका डिक्रीज होता है। ठीक है, पश्चिम से पूरब में जाते समय। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या है? मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा कहाँ पे है? ये बंगाल डेल्टा को मोरीबंद डेल्टा कहते हैं। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा को क्या कहते हैं? कोना सीमा। कोना सीमा मतलब गॉड्स ओन क्रिएशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देन फिर क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, ये है गुरला मंदाता, ये तिब्बत में है, बाकी सब इंडिया में है। कामेत यूके में है, नंगा पर्वत जेएनके में है, नामचा पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद 36, कोलफील्ड और लोकेशन को मैच करना है। ठीक है, तो तालचर, तालचर कहाँ है? महानदी वैली में है। उसके बाद करणपुरा कहाँ है? ये दामोदर वैली में है। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पे है? सिंगरौली जो है आपका सोन वैली में है। और सिंगारेनी, ठीक है, ये गोदावरी वैली में है, सिंगारेनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देन टेलीग्राफिक प्लेट्यू। टेलीग्राफिक प्लेट्यू ये है क्या? ये इसका आइडिया मेरे को भी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की सर्च करने की, लेकिन नहीं मिला मेरे को। टेलीग्राफिक प्लेट्यू नॉर्थ अटलांटिक रिज का पार्ट है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। और अगर आपको पता हो कि टेलीग्राफिक प्लेट्यू क्यों कहते हैं, इसको क्यों नाम पड़ा टेलीग्राफिक प्लेट्यू, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 38, कि इन द सुएज कनाल रीजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेक्स लाइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अच्छा, ग्रेट बिटर लेक और जो लिटिल बिटर लेक है, ठीक है, वो तो ग्रेट ऊपर है और मतलब नॉर्थ में है, लिटिल नीचे है, तो ये इतना तो आइडिया सबको रहता है। ठीक है, और जो ये है, तो ये इसमें लिटर पहले दिया हुआ है, ये ग्रेट बाद में दिया हुआ, तो ये गलत है। जिस इसमें दिया है, पहले वो काट दीजिए। ठीक है, अच्छा, एक ही में है। फिर आपका जो ये है लेक मंजाला, लेक मंजाला जो है एकदम जहाँ पे पोर्ट सईद के पास ये आपका खुलता है सुएज कनाल ऊपर मेडिटेरियन सी में। ठीक है, वहीं उसी के आसपास है लेक मंजाला, तो लेक मंजाला सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद लेक तिस्मा है, फिर ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। मैं इसको आपको एडवाइस दूंगा कि एक बार मैप पे जाके इसको जरूर वेरीफाई करिए, कहाँ कहाँ लोकेशन है मैप के आसपास। ठीक है, और ये भी देखिएगा गल्फ ऑफ सुएज कहाँ है, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है, ये इन दोनों चीज को भी देखिएगा, गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, इनका लोकेशन भी जरूर देखिएगा। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन बना के अगले पेपर में 2025 में पूछ ले। देन ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आ गया, कई बार आ गया। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, बगुओ मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, फिलीपींस में है। ये बाकी सब तो पता ही होता है कहाँ पे है। देन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने बोला था कि जब कुछ और आएगा तो और लोकल इवेंट के बारे में बताऊंगा। तो सेंटाना ये तो कैलिफोर्निया में है, हबूब जो है वो सूडान में है, यामो जापान में है, मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल बताया था मैंने आपको, मिस्ट्रल जो है फ्रांस और स्पेन के पास में बहता है। फिर एक होता है आपका हर्मिटन, हर्मिटन जो है कहाँ बहता है? वो सहारा रेगिस्तान से इक्वेटोरियल अफ्रीका की तरफ बहता है। सिरोक्को कहाँ बहता है? सिरोक्को जो है आपका सहारा रेगिस्तान से, जो साउथ वाला आपका पार्ट है ये यूरोप का, वहां बहता है। और क्या करता है वो? रेगिस्तान से तो आपकी रेत को उठाता है और मेडिटेरियन सी से पानी को उठाता है। तो और आपका जो सदर्न वाला इटली वाला पार्ट है, वहां जाके बारिश करवाता है, उसको ब्लड रेन बोलते हैं। तो सिरोक्को जो है आपको ब्लड रेन करवाता है। कहाँ पे? जो सदर्न जो यूरोप वाला पार्ट है, इटली इटली जहाँ पे है वहां पे। ठीक। और फिर एक फोन है, एल्प्स में बहता है। सरमुन जो है वो कुर्दिस्तान वाले इलाके में है। जोंदा जो है अर्जेंटीना में। ब्लिजार्ड जो है नॉर्थ ईस्ट यूएसए और कनाडा में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है।
फिर 41 क्या बोलता है, लिस्ट वन टाइफून, अच्छा ये 2019 में जो टाइफून वगैरह आए थे और अफेक्टेड कंट्रीज थे, ये आज के समय इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर ये 42 देखिए कि मैकोइस, मैकोइस जो है वो कहाँ है, मैकोइस वैसे जो है उसमें है कैलिफोर्निया में, लेकिन मैकोइस को चिले में जो है वो मेट्रोल कहते हैं, तो डी का तो वन है इसका आंसर। ठीक है। और बाकी जो है ए का जो है वो कहाँ है, ए कैलिफोर्निया में है ये, तो ए का वन और डी का, सॉरी ए क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बोल भी रहा हूँ कि मेट्रोल जो है उसको चिली में मेट्रोल कहते हैं, तो यानी डी का 4 होना चाहिए। डी का 4 से सी से सीधा आंसर निकल गया। ठीक है। यानी ये जो है ये कहाँ है, मैक्विस, मैक्विस मेडिटेरियन सी रीजन में है। और फिनबॉस जो है, फिनबॉस कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। और चैपरल जो है कैलिफोर्निया में। बाकी फिनबॉस चैपरल अगर ना भी याद हो, लेकिन मैक्विस और मेट्रोल याद रखिएगा। मैक्विस जो है मेडिटेरियन में, तो मेडिटेरियन में है। ठीक है। मैक्विस मेडिटेरियन में है, और इसी को जो है, इसी तरह के जो वेजिटेशन टाइप को चिली में क्या कहते हैं, मेट्रोल कहते हैं। ठीक है। देन अगेन ये भी इस पे पूछ लिया कि कौन सा नेचुरल वेजिटेशन किस रीजन में पाया जाता है, तो इसका भी आंसर क्या है, एपीफाइट जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाएगा। अकेशिया जो है, अकेशिया कांटे वाला जो प्लांट होता है वो सहारा रेगिस्तान में पाया जाएगा। ठीक है। और बाओबाब जो है वो सवाना का पार्ट है, सिदार जो है वो मेडिटेरियन का पार्ट है। तो एक वीडियो, और पुस्तास जो है वो हंगरी का पार्ट है। ठीक है। अच्छा एक होता है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है। एक याद रखिएगा, पंपास, इसको याद रखिएगा कि पंप, क्यों, इट्स अर्जेंट, टीना, पंप। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा, पंपास जो है अर्जेंटीना। ठीक। फिर एक है आपका कैंपास, कंपास जो है वो कहाँ है, ब्राजील वाले इलाके में है। ठीक। फिर एक आपका आता है सवाना, सब आना, क्यों, क्योंकि फ्री का है ये। एक है डाउन्स, करो क्रिकेट के शौकीन है तो जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो है बाउंस करती हैं, तो उसी से याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। फिर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की पिचेस क्या होती हैं, नीचे रहती है बॉल, उसे बोल्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो वेल्ट्स, साउथ अफ्रीका। फिर स्टेपीज, यूरोप और एशिया जो है उसको क्या लगता है, यूरोप और एशिया को टेप से बांध दिया, तो टेप इज, स्टेप इज यूरोएशिया में है। ठीक है। जो यूरेशिया का बॉर्डर वाला इलाका है। उसके अलावा एक और है प्रेरीज, वो याद रखिएगा। बाकी और भी हैं छोटे छोटे, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये हैं सारे। तो प्रेरीज जो है वो आपका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। आप मुझे लिखिएगा वेल्ट्स, वेल्ट्स करके, सॉरी वेल्ट्स तो लिख ही दिया मैंने। ठीक है। इसके अलावा और कोई अगर आपको पता हो ग्रासलैंड और किस एरिया में लोकेटेड है, तो आप उसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। फिर देखिए एल्बिडो, इस क्वेश्चन पे वो किया था, एल्बिडो क्या है, रिफ्लेक्टिंग पावर है, सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, फ्रेशली जो स्नो गिरता है उसका होता है 90%। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पावर। तो यानी जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग पावर होगा उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब कम करेगा, और एब्जॉर्ब कम करेगा तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ब्लैक बॉडी जो होती है क्या करती है, ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है, एडवाइस दिया जाता है कि गर्मियों के मौसम में सादे, मतलब जो लाइट रंग के कपड़े पहन के निकलने चाहिए बाहर। देन ब्लैक होल, ब्लैक होल तो ये सबको पता होगा, ये क्या है, कोलैप्स स्टार होता है ब्लैक होल। फिर ये कैपिटल पूछा है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की तो ताशकंद है। ठीक है। फिर तजिकिस्तान की दुशानबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। एक है अशगाबाद एग्रीमेंट, अशगाबाद एग्रीमेंट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं। और एक तापी गैस पाइपलाइन, ये भी तुर्कमेनिस्तान से आ रही थी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है। इंडिया में फजिल का जो है वहां पे कनेक्ट कर रहा था, ये पंजाब में। देन 47 पिग्मी ट्राइब, पिग्मी ट्राइब तो कॉन्गो बेसिन की ट्राइब है। देखिए अंगामी ट्राइब, अंगामी ट्राइब जो है कहाँ की है, नागालैंड की है। कितनी बार आ चुका है, कितनी बार बताया मैंने आपको। आइनू जो है जापान की है। किर्गिज, किर्गिज नाम से लग रहा है भाई किर्गिस्तान की होगी। ठीक है, ये किर्गिस्तान की है प्राइमरली। फिर क्वेश्चन नंबर 48, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर इज नॉट लोकेटेड इन द ट्रांस साइबेरियन रेल रूट। ठीक है, ये बहुत डिटेल में क्वेश्चन है, इसको अगर नहीं भी याद है कोई इशू नहीं है। इसका आंसर क्या है, सोची। बाकी कजान, ओमस्क और चिट्टा, ठीक है, ये ट्रांस साइबेरियन रेल रूट में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा है, इसमें शायद 8 या 9 दिन लगते हैं पूरा ट्रेवल करने में, मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है ये। फिर 49 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू हिमालयन रेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज वर फॉसिल लेस। ठीक है, नहीं ये नहीं है, फॉसिल लेस कैसे हो सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल होते हैं। ठीक है, हालांकि आयोग ने इसका आंसर जो है वो डी दिया है, वन ऑल ऑल दिया है, मतलब
ठीक है, ऑल दिया है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर जो है 2 और 3 होगा, बाकी सब ठीक है। मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय, बिल्कुल। रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन आर आल्सो फाउंड इन द शिवालिक, बिल्कुल ये भी होता है, ठीक है। तो फॉसिल लेस तो हो ही नहीं सकता ना, सेडिमेंट्री रॉक है तो फॉसिल तो जमा होगा ही उसके अंदर। तो हालांकि यूपीपीएससी ने दिया था इसको, लेकिन इसका आंसर जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फिर लैंड ऑफ बिग गेम्स, ठीक है, ये भी देखिए सवाना को कहते हैं लैंड ऑफ बिग गेम्स, क्यों? क्योंकि वहां पे ये सफारी वगैरह होता है ना, इसलिए उसको लैंड ऑफ बिग गेम कहते हैं, लैंड ऑफ सफारी। फिर आते हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पे। ये इसका सबसे इजीएस्ट पार्ट लगता है मेरे को यूपीपीएससी का, कि देखिए लैंड डिग्रेडेशन का टारगेट कब है, 2030 तक अचीव करना है। बस सिंपल है। किसके अंदर में आता है ये? एक अच्छा, दो चीजें हैं, एक बॉन कन्वेंशन, एक है बॉन कन्वेंशन, ये क्या है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। एक है बॉन चैलेंज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि बॉन चैलेंज किससे रिलेटेड है, ठीक है। इज इट रिलेटेड टू सम स्पीशीज और रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, वो लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देन व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का ट्रू क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। ऐसा होता है क्या? प्राइमरी कंज्यूमर तो सबसे ज्यादा डिपेंड होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या है? देखिए, प्रोड्यूसर मतलब क्या है? जो घास पत्ते ये सब जो है वो प्रोड्यूसर है। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? जो उनको खाते हैं, जैसे हिरन हो गया, ये सब जो चीजें हो गई, ये उनको खाते हैं, तो उस पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट तो उसी पे रहते हैं, तो पहला गलत। फिर प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट नंबर प्रोड्यूसर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या, प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, घास ज्यादा होती है कि हिरन ज्यादा होते हैं? ऑब्वियसली घास ज्यादा होगी, हिरन कम होंगे, ठीक है, तभी तो उस पर सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये भी गलत है। फिर प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, बिल्कुल ये ट्रू है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, ऐसा नहीं है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो लार्जेस्ट, वो तो क्या नाम है, ये जैसे हिरन है, हिरन खाने वाला कौन है? शेर वगैरह है, वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, ज्यादा मात्रा में तो हिरन होंगे, तो ही तो सर्वाइव कर पाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर भी, ठीक है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। और ये टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? ये दिया था एजी टैंसले ने, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन, देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में करवाया था। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कहते हैं, ये तो एज इट इज रिपीट कर दिया है। और ये ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है, बिल्कुल कर देता है। बस क्या किया उन्होंने, शायद स्टेटमेंट को शायद चेंज कर दिया है, ये 1 और 2 कर दिया है, बाकी दोनों ठीक है ये। फिर 54 क्या है? द एनवायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन, ह्यूमन वाला एनवायरमेंट का एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से जो भी चीज है उसको एंथ्रोपोजेनिक ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद 55 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, भाई इक्वेटर पे सबसे ज्यादा जो है वो कंडीशंस होती हैं रहने लायक, ठीक है, तो वहां पे स्पीशीज स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, तो यही इनकरेक्ट है। बाकी ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीशीज, बिल्कुल। ग्रेट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अमेजन रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेट टू अर्थ पोल, ये ठीक है, क्योंकि पोल्स की तरफ ठंडा इलाका हो जाता है ना, तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं इलाका ठंडा होता जाता है, तो कम स्पीशीज को सपोर्ट कर पाता है वो। फिर देखिए ये बायो इंडिकेटर, ये भी पीवाईक्यूज में एज इट इज रिपीट किया है। बायो इंडिकेटर क्या है? लाइकेंस। फिर 57 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन किसके लिए करते हैं? सी वाटर के लिए करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस से पोर्टेबल वाटर बनता है, बिल्कुल ठीक है। और डीनेचुरेशन जो है वो प्रोटीन के लिए, लेकिन पेस्चराइजेशन ये चाय का नहीं होता है, ये मिल्क का होता है, ठीक है। अभी अगर आपके यहाँ कोई पैकेट का दूध आता होगा अमूल का या किसी चीज का, तो उस पे लिखेगा पैस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। पैस्चराइज्ड मिल्क जो है वो है, और ये लुइस पास्चर ने इसकी खोज की थी पैस्चराइजेशन की। इसमें क्या करते हैं, 60 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर ले जाते हैं, और बहुत तेजी से कम कर देते हैं, उससे माइक्रोब जो है वो मर जाते हैं सारे। देन क्वेश्चन नंबर 58, इसमें से एग्जाम्पल क्या है? हर्बिसाइड का एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaClO2। और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO3 होता है, याद है? पोटेशियम परमैंगनेट बचपन में करते थे स्कूल में, टाइट्रेशन होता था, ठीक है, उसी से करते थे। देन 59, द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स, ठीक है, ये पैडी फील्ड से कौन सा होता है? मीथेन होता है। देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? गुरुग्राम में है, ठीक है। किसने फाउंड किया था 2015 में? इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, फ्रांसिस होलैंडो ने। 61, द फर्स्ट यूटी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी, ठीक है, पुराना डेटा हो गया, इस छोड़िए। अभी हाल ही में जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, ठीक है, 100% सोलर एनर्जी पर शिफ्ट किया है, ठीक। फिर इसको अरेंज करना है, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये भी कई बार बताया मैंने आपको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देन प्रोजेक्ट टाइगर बताया 1973। ठीक है, उसके अलावा जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ठीक है, तो अगर अरेंज करना हो उसको, 1342, 1342 बी हो जाएगा इसका आंसर। देन कुजनेट्स कर्व। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ मैं जरा, कुजनेट्स कर्व क्या होता है। एक तो इन्वर्टेड यू शेप होता है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, कुजनेट्स ने क्या बोला था। ठीक है, ये ग्राफ बनाया उन्होंने। इस पे दिया इन्होंने कि कैसे डेवलपमेंट होता है जो। ठीक है, डेवलपमेंट किसी तरह, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह सब चीजें। और इस पे बनाया इन्होंने एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, अच्छा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन तो उन्होंने बोला कि ये यू शेप का कर्व बनेगा। मतलब क्या होगा कि इनिशियली जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वैसे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जो डेवलपमेंट होगा तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना हो जाएगा कि जो आदमी जो है वो ग्रीनरी की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब ग्रीन एनर्जी वगैरह ये सब में इन्वेस्ट करेगा, उस तरफ शिफ्ट करेगा। और ये सब टारगेट बनेंगे भाई, नेट जीरो करना, ये सब चीजें। उसके बाद जो क्या होगा, डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड यू शेप का इन्होंने बताया। सिमिलरली कुजनेट्स का जो कर्व है वो इसके लिए भी वैलिड है। एक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने दिया था कुजनेट्स का कर्व ने। उसमें क्या दिया था, एक तरफ यहाँ रखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ, फिर एक तरफ रखा इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी। उसमें भी सेम इन्होंने बोला कि ये भी यू शेप का कर्व फॉलो करेगा। मतलब जैसे डेवलपमेंट होगा तो इनिशियली इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लेकिन फिर एक पॉइंट आने के बाद, थ्रेशोल्ड आने के बाद, फिर इनइक्वालिटी डिक्रीज होना शुरू होगी, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में जो है कोई अर्न करने वाला नहीं है। ठीक है, आपके छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं वो कोई अर्न करता नहीं है। आप बन जाते हैं, मान लीजिए पीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं एज एज एसडीएम। ठीक है, अब आपका होल फैमिली एज अ फैमिली का डेवलपमेंट हुआ, मतलब आपकी ग्रोथ हुई पूरी फैमिली की। लेकिन इनिशियली जो है आपको कुछ चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे मीटिंग मीटिंग के लिए सब जो है बहुत सारे कपड़े लेंगे, बहुत से डिवाइसेस लेंगे अपने लिए। तो इनिशियली जो है आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे, तो आपकी और आपके फैमिली के बीच में जो इनइक्वालिटी होगी वो इंक्रीज होगी इनिशियली। लेकिन जब आपकी जरूरतें अपनी पूरी कर लेंगे, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए भी जरूरतों के लिए करेंगे, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो ठीक है, इसको एक एग्जांपल की तरह ले सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई वैसा एग्जांपल नहीं है जो स्टैब्लिश, लेकिन समझने के लिए ठीक है ये। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये पर्याप्त है। और जो कुजनेस वाला और जो आपका एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, ठीक है, उसके लिए भी इन्वर्टेड यू शेप का ही कर्व बनता है। फिर 64। 64 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। ये ठीक है, ये सिक्किम था ये। फिर डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहा है, इट इज अ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच। ठीक है, रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ। फिर इट कंडक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये दोनों ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। आप ये चीज पढ़िएगा, OCO। ठीक है, OCO जो है, OCO 2, OCO 3, ये रिसेंटली न्यूज में है, नासा का है। इसको जो है बंद करने की बात कर रहा है नासा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है ये जरूर पढ़िएगा। OCO 2 जो है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में धरती का चक्कर लगा रहा है। OCO 3 जो है कहाँ पे माउंटेड है, वो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे माउंटेड है। ठीक, फिर ये देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये किसके अंडर में आता है, UNCBD के अंडर में। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल था किस पे लिए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए। यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए, तो यानी बायोसेफ्टी के लिए था ये। स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। और इसके दो सिस्टर कन्वेंशन है, एक है आपका रोटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, रोटरडैम कन्वेंशन क्या है, प्राइवेट इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। और एक और है इसी के साथ जो है, जिसको क्या कहते हैं, और रोटरडैम कन्वेंशन जो है, और एक और है बेसल कन्वेंशन। ठीक है, बेसल कन्वेंशन में क्या है, बेसल कन्वेंशन में जो ई वेस्ट है वो आप किसी दूसरे देश में जो है डंप नहीं कर सकते, उसके लिए बेसल कन्वेंशन था। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो वियना कन्वेंशन के अंडर में साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए था। और क्योटो प्रोटोकॉल हमने देखा, UNFCCC जो हुआ था उसका COP 3 था ये 1997 में। और ये कार्बन क्रेडिट और ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए था ये। ठीक, वाटर को बचाने के लिए नहीं। देन 67 क्या है, असर्शन रीजन। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। अभी हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है ना, वहां पे लाइफ के लिए जो है वो ज्यादा अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अगर बोला है, अगर ऑल बोलता है तो गलत हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम बोला तो ठीक होगा।
फिर बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, बिल्कुल ये भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ठीक है, ट्रॉपिक में जो है हाई टेम्परेचर होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ट्रॉपिक से बाहर टेम्परेट वगैरह एरिया में जाते हैं तो टेम्परेचर गिरने लगता है। फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, ठीक है, वो 10% लॉ पढ़ा होगा। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाता है 10% ही जाता है, तो डिक्रीज होता है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, ब्लू ग्रीन एलजे करता है। एक ही याद रखना है। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, हेबर बॉश प्रोसेस, ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय बहुत न्यूज में था। ये सिंथेटिक अमोनिया अमोनिया को जो है वो इन्होंने सिंथेसाइज किया था, मतलब लैब में सिंथेसाइज किया था। और जिन्होंने इस प्रोसेस को दिया था उनके बारे में बोलता था, ही किल्ड मिलियंस बट सेव्ड बिलियंस। मिलियन कैसे, इन्हीं की फॉर्मूला को यूज करके वर्ल्ड वॉर 1 में जो केमिकल वेपन बनाए गए थे और मिलियंस लोगों को मारा गया था, बट इसी के हेल्प से जो है फर्टिलाइजर भी बनाया गया, और फूड सिक्योरिटी की हेल्प से बिलियंस ऑफ लोगों को बचाया भी गया। देन स्मॉग, स्मॉग क्या होता है, ओजोन और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग में जो है ओजोन होता है। फिर द मोस्ट द बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, ठीक है, कौन सा है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, और ये इंडिया में क्या किस में आता है, ये आपका हॉटस्पॉट में भी आता है। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे आते हैं। इंडिया को क्वासी फेडरल किसने बोला था, भाई केसी वीर ने बोला था। बाकी लोगों ने भी क्या बोला, वहां लिखा हुआ ऊपर देखिए। आइवर जेनिंग्स ने बोला था कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। फिर पॉल एबी ने एक्सट्रीमली फेडरल बोला था। मॉरिस जॉन्स ने जो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। और ऑस्टिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। फिर 73, लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल, ये नॉट एनफोर्सिएबल है। ठीक है, बाकी प्रियम्बल के बारे में मैंने बोला था आपको कि प्रियम्बल एज इट इज याद कर लीजिए, पूछता है क्वेश्चन। फिर 74, द प्रोविजन ऑफ सिक्स शेड्यूल, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किस स्टेट में होता है। देखिए, एक सिक्स शेड्यूल याद करिएगा। सिक्स शेड्यूल किस में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक, एक होता है आईएलपी, इनर लाइन परमिट। ठीक है, नाम से इनर लाइन परमिट है, लेकिन आउटसाइड के स्टेट, मतलब जो आउटसाइड बाउंड्री लगाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जिसमें आईएलपी और सिक्स शेड्यूल दोनों लागू होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ, त्रिपुरा, त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। फिर हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन द 11th शेड्यूल, मतलब कितने आइटम है। देखिए, 11th शेड्यूल में 29 है, और 12th शेड्यूल में जो है वो 18 है, मतलब पंचायत के पास 29 आइटम है और म्यूनसिपैलिटी के पास जो है 18 आइटम है। फिर अंडर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो बर्थ और डेथ को कितने दिन में मैंडेटरी जो है रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो 21 दिन में करवाना पड़ता है। फिर 77 क्या है, विद विद रेफरेंस टू फेडरल सिस्टम इन इंडिया, स्टेट हैज नो राइट टू secede फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल, मतलब यूनियन। ठीक है, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सिसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन, नहीं नहीं, एडवोकेसी भी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए हार्मफुल है, इसलिए आर्टिकल 19 के अंदर उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर रखा गया है। ठीक है, ये भी नहीं कर सकते आप, तो ओनली वन इज द करेक्ट। 78 क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड, अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन भी बोला था मैंने कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वगैरह को बचाने के लिए किसमें, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, दोनों करेक्ट है। 79 देखते हैं कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, देखिए, एंटी डिफेक्शन सबको पता था 10th शेड्यूल में है। अलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये मैंने बताया कि ये फोर्थ में है। सेंसस यानी यूनियन लिस्ट का पार्ट है। पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, इसको मैंने बताया शेड्यूल याद करने का तरीका, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, इससे याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। देन 80, असर्शन क्या बोलता है, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन टर्म माइनॉरिटी, बिल्कुल, माइनॉरिटी टर्म जो है वो डिफाइन है ही नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज को ही रिकॉग्नाइज करता है, सिर्फ दो तरह के, कल्चरल और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस को। दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है दूसरे का। फिर ये देखिए, ये कुछ रिट पिटीशन है जो आर्टिकल 32 के अंडर में है। ये हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, बिल्कुल है। मैंडेबस कमांड के लिए है। क्यों वारंटो, मतलब किस अथॉरिटी पे से आप इस पोस्ट पे बैठे हैं। और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में क्या करता है, प्रोहिबिशन में जो है वो
आपका लोअर कोर्ट से जो है केस को ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऊपर अपने पास बुला लेता है। ठीक है, मतलब उसको प्रोहिबिट कर देता है सुनने से। तो यही इनकरेक्ट है, ये टू बी सर्टिफाइड नहीं है इसका आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82, असर्शन क्या बोलता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। इसमें बहुत डाउट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही है कि हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, कहीं कहीं हाई कोर्ट भी देता है, कहीं कहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देता है, तो इसको जरा डाउटफुल कैटेगरी में रखिएगा। ऑल्दो इसको गलत ही मान के चलिए। और सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है। तो इसके हिसाब से तो है, कई जगह आंसर 1 और 2 भी होता है, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन कहीं कहीं जो है ए फॉल्स भी देता है और आर आर ट्रू भी देता है। तो इसको जरा डाउटफुल की कैटेगरी में लेके चलिएगा। ठीक है। हालांकि आयोग ने जो इसका आंसर ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, तो आयोग के हिसाब से अगर चलना है तो जो है वो ए मार सकते हैं आप। फिर मनी बिल किस में डिफाइन है, 110 में डिफाइन है। लेकिन 109 में क्या है, ये बोला है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है। ये 109 में है, ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 112 में क्या है, बजट यानी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिर ये देखिए, इन विच ईयर अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिटिंग एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टास्क ओनली रिमेन कन्फाइंड टू ऑडिटिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, दो तरह का होता है, एक ऑडिटिंग होता है और एक अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग के लिए कुछ और एक ऑफिस ऑफिस बना दिया गया। तो 1976 से पहले जो है वो दोनों कैग करता था, लेकिन अब सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है कैग। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए जो है ये किसको दे दिया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, नया पोस्ट बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 85 है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 162। आर्टिकल 162 क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड है। बाकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट जो है वो 154 में है। और ये कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस 158 में, टर्म जो है 156 57 में के आसपास में दिया हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट का एक्सटेंशन कहाँ होगा, वो आर्टिकल 162 में है। और वैसे नॉर्मल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नर के हाथ में होगा, वो 154 के है। फिर पेसा पंचायत, मतलब पंचायत की बात कर रहे हैं। ठीक है। 50% सीट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन ऑफ SC ST कैटेगरी। नहीं, देखिए, दो तरह के प्रोविजन बनाए गए थे, एक बनाया गया था वॉलेंटरी प्रोविजन, एक बनाया गया था कंपलसरी प्रोविजन। तो कंपलसरी में क्या था, 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, ये था कंपलसरी प्रोविजन। SC ST के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए एज पर देयर पॉपुलेशन। वॉलेंटरी में क्या था, OBC रिजर्वेशन वॉलेंटरी में था। ये तब होगा जब SC+ST प्लस OBC तीनों मिला के अगर 50% क्रॉस नहीं होता ना, उस केस में होगा। लेकिन अगर किसी एरिया में मान लीजिए SC ST की पॉपुलेशन ही मिला के 50% से ज्यादा हो गई है, तो उस केस में OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक। तो वो OBC वाला रिजर्वेशन जो है वो वॉलेंटरी है, कंपलसरी नहीं है। तो ये गलत है। फिर ग्राम सभा इज द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन, ऑल पर्सन नहीं होते हैं, वोटर्स होते हैं सिर्फ। फिर देयर विल बी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, बिल्कुल तीन तरह का, जिला में भी, इंटरमीडिएट में भी, और जो क्या जिसको ब्लॉक बोलेंगे। और फिर एक होगा ग्राम लेवल पर ग्राम सभा। तो इसका आंसर हुआ सिर्फ थर्ड ओनली। फिर देखिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। RTI एक्ट जो पास हुआ था 2005 में। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। फिर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट, प्रोविजन प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट। देखिए, ऑल्दो आर्टिकल 39A भी किया गया था लीगल, लेकिन ये फ्री लीगल एड है। ये भी 42nd अमेंडमेंट से किया गया था, लेकिन ये पूछ रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, वो आर्टिकल 43A में है। और 43B 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में देखते हैं। असर्शन रीजन की बात करता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पॉजिटिव रिलेशन होगा ही, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारे, जैसे जीरो हंगर है। ठीक है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, एजुकेशन वगैरह, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, सब रिलेटेड किससे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड हैं। फिर द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ठीक है, लेकिन इसमें जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इसमें। इसमें बोला कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट। भाई, ये इनका लॉजिक समझ नहीं आता कि किस आधार पर जो है ये ऐसे ही बोल देते हैं ये लोग। ठीक है, इसका आंसर वैसे ए ही है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, ठीक है, उसमें जो है बताया हुआ है कि इसके हिसाब से तो ए ही होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बोला आपको SDG जो घोल के पी जाइए, किसी पेपर उसमें कराऊंगा मैं किस दिन। अभी तो फिलहाल आज समय नहीं है, क्योंकि लैपटॉप जो है वो देना है वापस। फिर 90 क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड। ठीक है,
ये पूछा हुआ था कि एक में कि इनमें से कौन सा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंक्लूड नहीं होता है, तो उसमें ये था हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड और एक और चौथा कोई ऑप्शन था, तो उसका आंसर वो था। बट इसमें तीनों इंक्लूड होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसमें एचआईवी टेस्ट के बारे में नहीं होता है, बाकी सब होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, बीपी, डायबिटीज, हर चीज का। इस जो है इसकी स्टंटिंग, वेस्टिंग, सब चीज, अनीमिया वगैरह सब भी। फिर देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है फिर से। इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बचा के रखता है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। देन डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम किस उसमें जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, ये पहल स्कीम के लिए, ठीक है, हालांकि पुराना हो गया, इसको याद नहीं रखना है। फिर देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये एज इट इज जो है कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया है कि रूरल, देखिए 2013 में आया था पहली बात तो, रूरल के 75% लोगों को और अर्बन के 50% लोगों को, यानी अराउंड अराउंड टोटल 2/3 पॉपुलेशन जो है पूरे देश भर का उसको कवर करता है। स्पेशल फोकस रहता है, बिल्कुल रहता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन पर। और एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर की जो भी एल्डेस्ट वुमेन रहेगी ना, वो ही हेड होगी हाउस होल्ड की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं हम लोग, ये सारे करेक्ट हैं इसके 1, 2 एंड 3। ठीक है। फिर 95, विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, बिल्कुल। बिल्ड सोशल इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल टू इंश्योर बैलेंस्ड एंड रीजनल ये ग्रोथ, टू परस्यू एग्लिटेरियन गोल्स, ठीक है, सारे यही इंपॉर्टेंट, इसी के लिए तो पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया में एग्जिस्ट करता है। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, कौन कौन इंक्लूड नहीं करता है, ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन की स्कीम में नहीं आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी इन इंडिया, ठीक है, कौन है, नीति आयोग। फिर ये देखिए पीजे नायक, नायक कमेटी जो है ये 1991 के आसपास में था ये, ठीक है। आबिद हुसैन कमेटी नहीं पता, डीके कार्य कमेटी 1955 में है, बाकी कमेटी देखनी पड़ेगी। देखिए नाइक कमेटी 91 में है ये, आबिद हुसैन कमेटी 97 में है, एसएस कॉली कमेटी 2000 में है। ठीक है, ये सारी किससे रिलेटेड है, ये सब जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, 97 में है ये, और ये सन 2000 में है। तो अगर इसको लगाना हो तो 4, उसके बाद 4, 1, 2, फिर 3, 4, 1, 2, 3, सी। देन क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। मैच लिस्ट लिस्ट को मैच करना है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये कब लाया गया था, 1976 में लाया गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज है वो कब लाए गए थे, ये लाया गया था 1975 में। ठीक है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन ये 1983 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर 100 क्वेश्चन असर्शन रीजन की बात करता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन रिसेंट ईयर फॉर फीमेल इन इंडिया, उस समय की बात है, उस समय ये करेक्ट था। और उसका रीजन क्या था, इम्प्रूव फैमिली इनकम और इंक्रीज इन एजुकेशन, ये भी करेक्ट था। उसका रीजन ये था, देखिए पहले क्या होता था कि जो फीमेल जो मतलब पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं होती थी, वो इस तरह के काम जैसे हाउस होल्ड में मेड करना या फिर मेड की तरह काम करना, या फिर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है, मतलब जो लो प्रोफाइल जो जॉब्स कहते हैं, सो कॉल्ड लो प्रोफाइल जॉब्स सोसाइटी में, वो कर कर लेती थी। लेकिन अब मान लीजिए कोई वुमेन 12th पास हो गई है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ लिख गया है, बट वो इस लायक नहीं पढ़ी लिखी है कि उसको एक डिसेंट जॉब मिल पाए, लेकिन वो थोड़ी बहुत ही पढ़ लिख गई है, तो ये सब जो लो प्रोफाइल जॉब सो कॉल्ड लो प्रोफाइल जॉब्स, ठीक है, उसको करना पसंद नहीं करेगी। तो उसकी वजह से हुआ कि जैसे जैसे एजुकेशन में इंक्रीज हुआ ना, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्रीज होने लगा, लेकिन अब तो हालांकि बढ़ने लगा है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये ठीक था। तो ए एंड आर आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख रखा है, देखिए 1994 में जो है ये 35.8 था, और 2012 में गिर के 20.2% हो गया। आज के समय आप बताइएगा, आज के समय भी 30% के पार जा चुका है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है। देन डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया डिक्लाइन हो रहा है, क्यों, क्योंकि भाई 15 से 59 साल की जो पॉपुलेशन है ना, वो ज्यादा है। फिर ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल, ठीक है, वो कौन सा है, वो है आपका SDG 6। और बाकी मैंने बताया ना आपको, 1 से लेकर 17 तक मैं एज इट इज याद कराऊंगा, तो उसको अभी रहने देते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो है लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट टू ग्रोथ कहाँ पे था,
ठीक है, ये क्लब ऑफ रोम में आया था 1972। और बुटलैंड कमीशन वाला क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। ऑलमोस्ट हर साल रिपीट मार रहा है ये, और कॉमन फ्यूचर। एजेंडा 21 1992 रियो समिट में निकल के आया था। फिर द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर मेजर पार्ट के लिए एम्प्लॉय होता है तो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं उसको। देन सीएसआर, सीएसआर जो है कि तो कंपनीज एक्ट 2014 में नहीं आया था, कंपनीज एक्ट एक 1956 का है और एक 2013 का है। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि 2013 का है। फिर कंपनीज में ये 2% एनुअल प्रॉफिट जो है वो सीएसआर में देना पड़ता है, एक ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। और एक और क्या है कि इंडिया जो है पहला कंट्री था इसको बोलने वाला, इसको लागू करने वाला। दूसरा, एक इससे रिलेटेड एक कमेटी है इंजेती श्रीनिवास कमेटी, ठीक है। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सीएसआर के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, कि सीएसआर जो है ज्यादातर या तो एजुकेशन या हेल्थ पे ही लोग खर्च करते हैं, लेकिन इसको बोला था डाइवर्सिफाई करने के लिए, मतलब और एरियाज में खर्च करने के लिए। फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डेवलप्ड बाय, ठीक है, मॉरिस डी मॉरिस और महबूब हक ने एसडीआई किया था। इनमें से किसने प्लान डेवलपमेंट का जो है अपोज किया? देखिए, प्लान डेवलपमेंट क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए प्लान डेवलपमेंट। और महात्मा गांधी किसके पक्ष में थे? जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो रूरल लेवल पे उसके फेवर में थे, ठीक है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में थे। तो महात्मा गांधी ने इसको अपोज किया था प्लान डेवलपमेंट को। देन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन ऑफ लाइट किससे होता है? टीआईआर से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। देन 109, a sample of any of the following substance disappear after some time when exposed to air like camphor naphthalene। ठीक है, और डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बन जाना उसको सब्लिमेशन कहते हैं। वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बन जाना उसको डिपोजिशन कहते हैं। देन अ लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाय, ना कंडक्शन से होता है ना कन्वेक्शन ना रेडिएशन, किसी से कोई लॉस नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। फिर देखिए, ये कई बार आया हुआ है कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस सिल्वर आयोडाइड लिथियम। देखिए, सिल्वर आयोडाइड जो है वो तो आर्टिफिशियल ड्रिंक के लिए होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंटासिड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, ये फोटोग्राफी के लिए यूज होता है ये। ठीक है, और एक जिंक फॉस्फाइड होता है। जिंक फॉस्फाइड याद हो अगर आपको, ठीक है, चूहे मारने की दवा में है, यानी रोडेंटिसाइड। ठीक है। देन 112, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंटेन कैल्शियम? कैल्शियम किसमें होता है भाई? जिप्सम में होता है। कैल्शियम जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CSO4.2H2O। और उसका क्या होता है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CSO4.12H2O। सोप बबल, अगर चार्ज रखेंगे सोप बबल पे ना, उसका रेडियस इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है। फिर 114, जियो सिंक्रोनस और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया था चंद्रयान 2 को स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च करने के लिए? जीएसएलवी मैक 3 था। ठीक है, और चंद्रयान 3 के लिए जो है LVM-3 M4 यूज किया गया था। ठीक है, लॉन्च व्हीकल M Mark 3। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज व्हाइट ब्लड? किसका होता है? कॉकरोच का होता है व्हाइट ब्लड। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस में होते हैं भाई? दलहन फसलों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट कहते हैं जिसको। और ये क्या होता है? राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है लेगुमिनस प्लांट्स के साथ। फिर 117, ये भी आया हुआ है, पिछले साल था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, फील गुड हार्मोन होता है। ठीक है, उसके बाद अब एस्पर्टीम, एस्पर्टीम जो है वो सिंथेटिक स्वीटनर है, बिल्कुल ये भी कहा था मैंने। नियोप्रीन जो है वो स्पेशलाइज्ड रबर है। रेयोन जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है ये, तो ये मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है। फिर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड? ठीक है, ये क्या होता है? पेनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ यूज होता है, एक्सोक्राइन। और ये क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन क्या काम करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। फिर तुलसी प्लांट जो है वो मेडिसिनल वैल्यू क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इसके अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रोटीन? इसमें से प्रोटीन कौन सा नहीं है? कॉटन नहीं है प्रोटीन, बाकी हेयर में प्रोटीन होता है, स्पाइडर सिल्क में, हूफ में, सब में प्रोटीन होता है।
फिर यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस, ठीक है, ये भी कई बार आ चुका है। बेरी बेरी होता है विटामिन B1, तो थियामिन बोलते हैं, इसी कमी से होता है बेरी बेरी। तो पॉलिश्ड राइस में जो है B1 की कमी हो जाती है, इसलिए बेरी बेरी। और विटामिन ए से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। गोइटरे जो है वो आयोडीन वगैरह की कमी से होता है। कलर ब्लाइंडनेस भी जो है, कलर ब्लाइंडनेस तो जेनेटिक है, ये किसी उसकी कमी से नहीं होता है। देखिए अगेन, देखिए ये भी फिर आ गया। B6 जो है राइस ब्रान में होता है, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल जो है में विटामिन डी होता है, ठीक। ई जो है व्हीट जर्म ऑयल में, और के जो है अल्फा अल्फा में होता है, ठीक है। के जो है कोगुलेशन में काम आता है, ब्लड कोगुलेशन करता है के, ठीक है। B2 को जो है राइबोफ्लाविन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और B6 को आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं, मैंने कराया ये। फिर 123 असर्शन क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में भी कराया मैंने कि दो तरह के विटामिन होते हैं, एक इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल। इसेंशियल क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि हमको खाने के साथ लेने की जरूरत है, मतलब खाने के साथ हमको इसेंशियली उसको लेना है, इसलिए क्योंकि उसको बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। और नॉन इसेंशियल होते हैं, मतलब खाने के साथ लेने की जरूरत नहीं है हमको, बॉडी उसको खुद सिंथेसाइज कर लेगी, ठीक। तो रीजन तो सीधे तक गलत हो जाता है कि ह्यूमन ऑर्गन कैन सिंथेसाइज ओनली नॉन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एज टू आर इज फॉल्स। फिर देखिए ये इसको अरेंज करना है। केवलार, केवलार क्या होता है, केवलार जो है वो सिंथेटिक फाइबर होता है, इससे क्या बनता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है, ठीक है। फिर टेक्सोल, टेक्सोल जो है वो क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग। फिर जिंक फॉस्फाइड, देखिए आ गया ना, रोडेंटिसाइड। फिर नाइट्रोसेलुलोज जो है वो एक्सप्लोसिव होता है। देन एंजाइम्स के लिए ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है। एंजाइम जो है इसी काम आते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। देन क्वेश्चन नंबर 126, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न। मिल्क में जो है दो इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग होती हैं, एक होता है आयरन, दूसरा होता है विटामिन C, ठीक। बाकी ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो मिल्क में पाई जाती है। फिर इनको अरेंज करना है कब कब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कब ये सिंथेसाइज हुए थे लैब में, ठीक है। तो केवलार सबसे पहले हुआ था 1965 में, ठीक है। ब्लैक गोल्ड तो ये भी अभी हाल ही में किया है मेरे ख्याल से, हाँ 2019 में किया है इन्होंने ब्लैक गोल्ड को, ठीक है। उसके बाद फुलरीन, फुलरीन हुआ था, फिर ग्राफीन हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 2 3 1 बी। फिर ये नेशनल करंट करंट अफेयर आ गया, इसमें देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हो जिसको मैंने मार्क कर रखा हो, जो आज के समय में रिलेवेंट हो, ठीक है। हाँ ये रिलेवेंट है, देखिए 141। लेकिन इसमें ये रिलेवेंट नहीं है कि दो 47 43rd सेशन कहाँ हुआ था। ये याद करिएगा 47th वाला जो है अभी फ्रांस में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके अलावा एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस लोकेटेड कहाँ लोकेटेड है, ये मैसूर में लोकेटेड है ये। फिर 145, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बिपिन चंद्र की बुक है। पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, 73rd अमेंडमेंट को। लेकिन 73rd अमेंडमेंट 1992 में पास हुआ था। 21 अप्रैल को क्या होता है, सिविल सर्विसेज डे। और मैंने आपको ये भी बोला था 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का जजमेंट आया था। और आपको ये पढ़ने के लिए कि आई आर कोहेलो से इसका क्या रिलेशन है, इस डेट का। आई आर कोहेलो केस 2007 में जो हुआ था, उसका इस डेट से क्या रिलेशन है, 24 अप्रैल 1973 से क्या रिलेशन है, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसमें भी। देन बिब्लियोमेट्री, बिब्लियोमेट्री क्या होता है, ये होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। फिर ग्लोबल 500 अवार्ड, ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है ये, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की फील्ड में। देन 149 पीएमओ के बारे में है ये। पीएमओ का ऑफिस जो है 1977 में आया था, बिल्कुल आया था, और कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा हेड किया जाता है। लेकिन 1977 से पहले इसको कुछ और कहते थे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहते थे 1977 तक। फिर मोरारजी देसाई जो है ना, इन्होंने इसको रीनेम कर दिया था पीएमओ, ठीक है। फिर बाकी ये है 150। 150 क्वेश्चन क्या बोलता है, शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश इज मोर देन महाराष्ट्र, नहीं। आज के समय जो है क्या है, शुगर केन में तो जो है यूपी सबसे ज्यादा है, लेकिन शुगर का प्रोडक्शन है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, ठीक। और मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज आर इन महाराष्ट्र इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ये ठीक है। आज के समय ये स्टेटमेंट गलत है, उस समय हो सकता है करेक्ट रहा हो, लेकिन आज के समय ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए इसी के साथ 2019 का भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2018 का कंप्लीट करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे हम लोग कि पेपर से पहले जाते जाते 2010 तक जो है पीआईक्यू कंप्लीट कर लें।
तो आप इसका पीडीएफ जो है आपको कमेंट्स जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी हमारा जितना इनिशिएटिव है उस सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ में चैनल विजिट करके जो है आप बाकी जो चीज़ें हैं जो चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।